हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सब। आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। तो जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि वेक्टर क्या होता है और कितने तरह के वेक्टर्स होते हैं, तो उनको हमने समझा था। तो इस चैप्टर में हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए पहला टॉपिक हम देखते हैं। अब हमें ये तो पता चल गया है वेक्टर्स किस तरह के होते हैं, उनको क्या क्या नाम देते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, एंटी पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, पॉजिटिव वेक्टर्स क्या होते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम करने वाले हैं इसका नाम है एंगल बिटवीन वेक्टर्स। इसका मतलब कोई भी दो वेक्टर है उनके बीच का एंगल क्या होता है। अगर मैं कहूं कि ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, उन दोनों के बीच का एंगल बताओ, तो सपोज करो ये हमारे पास है ए वेक्टर, ये सपोज करो हमारे पास है बी वेक्टर। तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा। तो इसके लिए हमें रूल देखना है। इट इज स्मॉलर एंगल formed between vectors when they are joined head to head or tail to tail। अब मैंने कहा है कि एंगल ऑफ वेक्टर क्या होता है कि कोई भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल जो उन दोनों के हेड टू हेड ज्वाइन करके या टेल टू टेल ज्वाइन करके बनता है। तो उसको समझते हैं। तो हमें पता है वेक्टर को हम एरो की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। किस तरह से रिप्रेजेंट करते थे? एरो की तरह से। तो जो एरो का जो हेड है इसे हम बोलते हैं हेड, और जो ये वाली पार्ट है इसे हम कहते हैं टेल। तो कोई भी दो वेक्टर्स की टेल टू टेल कनेक्टेड हो या तो हेड टू हेड कनेक्टेड हो। अब याद रखना, हेड टू हेड या टेल टू टेल। टेल टू हेड होगा, उनके बीच का एंगल नहीं देखना है। जैसे यहां पर दो वेक्टर्स कनेक्टेड है टेल टू टेल। अब टेल टू टेल कनेक्टेड है तो जो इनके बीच का एंगल होगा थीटा, यही है हमारे पास एंगल बिटवीन ए एंड बी। हम कह सकते हैं थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो हम कह सकते हैं कि अगर टेल टू टेल जोड़ दिया जाए और उनके बीच में जो भी स्मॉलर एंगल बनेगा, स्मॉलर वाले एंगल को मेजर करना है, बड़े वाले एंगल को नहीं, छोटे वाले एंगल को। तो जो भी स्मॉलर एंगल होगा उसी को हम बोलते हैं एंगल बिटवीन वेक्टर्स। ये तो है टेल टू टेल, जो हमने दोनों को टेल टू टेल जोड़ा है। इसका एक केस ऐसा भी हो सकता है कि सपोज करो ये हमारे पास है ए वेक्टर और मान लो ये है हमारे पास बी वेक्टर। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो ए और बी वेक्टर दोनों हेड टू हेड आपस में जुड़े हुए हैं। तो जो इनके बीच का जो स्मॉलर एंगल बनेगा वही होगा एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो एंगल बिटवीन वेक्टर्स तो आपको पता चल गया कैसे लिख सकते हो आप। अब वेक्टर जरूरी नहीं हर बार कनेक्टेड हो, जरूरी नहीं कि वेक्टर हर बार टेल टू टेल कनेक्टेड हो या हेड टू हेड कनेक्टेड हो। वेक्टर आपको ऐसा भी दिया जा सकता है कि मान लो आपको ऐसे कहा जाए कि ये दो वेक्टर हैं और आपको बताएं कि अब इनके बीच का एंगल फाइंड करो, अब इनके बीच का एंगल फाइंड करो। अब आप बोलोगे सर आपने तो कहा था कि टेल टू टेल अगर जुड़े हो तब एंगल बता सकते हैं, या हेड टू हेड जुड़े हो तब एंगल बता सकते हैं। लेकिन यहां पर देखो तो वेक्टर की हेड और टेल, यानी ये हेड टू टेल कनेक्टेड है। इस वेक्टर का हेड यहां पर है और इस वेक्टर की टेल यहां पर है। अब दोनों आपस में कनेक्टेड हैं, तो जो इनके बीच का एंगल आएगा ये एंगल बिटवीन वेक्टर नहीं है। एंगल बिटवीन वेक्टर उसी को कहेंगे जो हेड टू हेड के बीच में एंगल बनाता है या टेल टू टेल के बीच में। अब बोलोगे क्या ऐसे में हम एंगल फाइंड कर सकते हैं वेक्टर्स का? तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं कैसे आप एंगल्स पता करोगे। तो इसके लिए हमें वेक्टर की एक प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी, वो है पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स।
अब पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर मतलब क्या होता है? अब देखो, जब मैंने आपको वेक्टर का मतलब समझाया था तो वेक्टर का मतलब क्या होता था? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मतलब कि मैंने कहा मैं 1 मीटर आगे को चला, तो 1 मीटर आगे को चला तो इसे आप यहां पर भी लिख सकते हो, है ना? 1 मीटर चला, 1 मीटर मान लो इसकी लेंथ है और कहां चला? आगे को चला। अब इस एरो को आप चाहे इधर ड्रॉ करो चाहे इधर ड्रॉ करो, देखो दोनों तरफ डायरेक्शन सेम है और दोनों तरफ मैग्नीट्यूड भी क्या है? सेम। इसका मतलब ये है कि वी कैन शिफ्ट वेक्टर पैरेलली। मतलब किसी भी वेक्टर को हम पैरेलली अगर शिफ्ट कर देंगे, जैसे यहां पर था, मैंने उससे उठाकर यहां पर शिफ्ट कर दिया, तो इसको यहां से यहां लिखने में भी वैल्यू चेंज नहीं होगी, वेक्टर क्या रहेगा? सेम, क्योंकि अभी भी इसकी डायरेक्शन फॉरवर्ड है और इसकी डायरेक्शन भी क्या है? फॉरवर्ड। दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, यानी कि किसी भी वेक्टर को आप पैरेलली शिफ्ट करोगे तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो आप किसी भी वेक्टर को कैलकुलेशन पर्पस के लिए पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो। अब आप चाहो तो एक वेक्टर को ऐसा लिखा है, मान लो ये आपके पास है ए वेक्टर, तो जरूरी नहीं ए वेक्टर को इधर ही, ए वेक्टर को शिफ्ट करके आप इधर की तरफ भी ड्रॉ कर सकते हो। बस शर्त ये है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। कहने का मतलब वेक्टर किधर को भी है, आप कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो, उसकी डायरेक्शन अगर सेम है और मैग्नीट्यूड अगर सेम है। अब बोलोगे सर हमें एग्जाम्पल से समझाओ कि ये कैसे होता है। इसको थ्रू एग्जाम्पल समझते हैं। इसको एग्जांपल से ऐसे समझेंगे कि मान लो ये हमारे पास है ए वेक्टर और सपोज करो ये हमारे पास है बी वेक्टर, और हमें कहा है कि इन दोनों के बीच में ये एंगल हमें दिया है 150 डिग्री, और हमें बोला गया है फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब हमें ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल बताना है, क्या होगा? आप सोचोगे कैसे पता करना है, तो मैंने आपको बताया था किसी भी वेक्टर को आप पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो। अब देखो ए वेक्टर यहां पर है, अब इसका हेड और इसका टेल जुड़ा है, लेकिन हमें क्या करना है? दोनों के टेल जोड़ने हैं। तो अगर मैं इस वेक्टर को उठा के यहां पर शिफ्ट कर दूं तो ए वेक्टर की वैल्यू तो चेंज नहीं होगी। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इतना था, तो हमने इतना ही मैग्नीट्यूड यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, मतलब ए वेक्टर को हम चाहें तो यहां से उठा के आगे को शिफ्ट कर सकते हैं, तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, क्योंकि देखो अभी भी ए वेक्टर आगे जा रहा है, यहाँ पे भी ए वेक्टर कहाँ जा रहा है? आगे, और दोनों की लेंथ भी बराबर है, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड भी क्या है? सेम। यानी कि इस डायग्राम को आप ऐसे बना सकते हो, ये है बी वेक्टर और ये हमारे पास क्या आ गया? ए वेक्टर। अब आपको पता है अगर ये एंगल 150 है तो ये एंगल कितना होगा? 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये 150 है तो ये एंगल कितना होगा? 30 डिग्री। तो इसका मतलब बी और ए के बीच में जो एंगल बनेगा टेल टू टेल जोड़ के, वो कितना बनेगा? 30 डिग्री। तो यहाँ पे कह सकते हैं 30 डिग्री बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और यही हो गया एंगल बिटवीन वेक्टर्स। यानी कि हमने क्या किया कि जहां पर हेड और टेल जुड़े थे, हमने एक वेक्टर को पैरेलली क्या कर दिया? शिफ्ट कर दिया, क्योंकि पैरेलल शिफ्ट करने से वैल्यू चेंज नहीं होती। तो ये वेक्टर की एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई। तो इसका कुछ और एग्जांपल भी समझते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका एक एग्जांपल ऐसा मान के चलो कि हमें एक वेक्टर दिया है ए वेक्टर, सपोज करो यहां पे हमें एक और वेक्टर दिया है बी वेक्टर, मान लो यहां पर हमें वेक्टर दिया है सी वेक्टर और इधर हमें दिया है डी वेक्टर। हमें फाइंड करना है एंगल बिटवीन ऑल वेक्टर्स। अब आप बोलोगे सर इसमें तो इतने सारे वेक्टर हो गए और ये तो एक लाइन में भी नहीं है, इनको हम कैसे करेंगे? तो इसमें हमको इंफॉर्मेशन गिवन है। ये सपोज करो एंगल हमें 110 डिग्री दे रखा है, ये एंगल हमें सपोज करो कितना दे रखा है? 30 डिग्री, और ये एंगल सपोज करो हमें दे रखा है 70 डिग्री। अब हमें पता करना है सभी वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या होगा।
तो देखो जब भी कोई ऐसे टेढ़ा मेढ़ा डायग्राम आए तो आपको एक बात याद रखनी है, वेक्टर्स को या तो हेड टू हेड कनेक्ट करना है या तो टेल टू टेल। अब हेड टू हेड कनेक्ट नहीं करेंगे, हम टेल टू टेल कनेक्ट करेंगे, क्योंकि कोई एक मेथड से करेंगे तो आपको ज्यादा आसान लगेगा, पर आप हेड टू हेड भी कनेक्ट कर सकते हो। अब इसको कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले आपको इंडिविजुअली एक एक करके सॉल्व करना है। अब देखो ए वेक्टर में कितना एंगल है 110 और बी वेक्टर यहाँ पर है, लेकिन इसका हेड और इसकी टेल जुड़ी है, तो हम क्या करेंगे, इस ए वेक्टर को उठा के इधर शिफ्ट कर देंगे, इस ए वेक्टर को उठा के इधर शिफ्ट कर देंगे, तो इसका एरो यहाँ है, तो ए वेक्टर का एरो कहाँ पे आ जाएगा, इस डायरेक्शन में। तो अभी दोनों के बीच का एंगल कितना है 110 डिग्री, और आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन का एंगल क्या होता है 180 डिग्री, तो ये एंगल हमारे पास कितना आ जाएगा 70 डिग्री। क्यों, 70 और 110 मिला के कितना हो गया 180, यानी कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल तो हमें पता चल गया 70 डिग्री। तो यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं ए वेक्टर। सपोज करो हमने ड्रॉ कर लिया ए वेक्टर, ए वेक्टर तो हमने ड्रॉ कर लिया। अब बी वेक्टर ऐसे है, तो बी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर दोगे ऐसे, तो हम बी वेक्टर ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें पता है बी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में एंगल हमने कितना निकाल लिया 70 डिग्री, तो दोनों के बीच का एंगल लिख दोगे 70 डिग्री। अब ए और बी तो हमने बना लिए, अब आप बोलोगे सी वेक्टर कैसे ड्रॉ करेंगे, तो ये भी बहुत आसान है। देखो ये दोनों हैं हेड टू हेड कनेक्टेड, दोनों कैसे कनेक्टेड हैं हेड टू हेड। अगर ये हेड टू हेड कनेक्टेड हैं तो इन दोनों के बीच का जो स्मॉलर एंगल है वो कितना होगा हमारे पास, तो दोनों के बीच का स्मॉलर एंगल कितना है। अब देखो ये पूरी की पूरी लाइन है, अब ये हमें दे रखा है 30 डिग्री, ये हमें कितना दे रखा है 30 डिग्री, लेकिन हमें इन दोनों के बीच का एंगल देखना है कि जब दोनों हेड टू हेड कनेक्टेड होते हैं तो दोनों के बीच में जो भी एंगल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एंगल बिटवीन वेक्टर्स। देखो ये 30 डिग्री है और ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन का टोटल एंगल कितना होता था 180 डिग्री, तो ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा 150 डिग्री, क्योंकि 150 और 30 मिला के कितना बनेंगे 180। तो ये अगर 150 डिग्री होगा तो यानी बी और सी के बीच में एंगल कितना है 150 डिग्री। तो आप लिख लो पहले तो कि थीटा ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में थीटा कितना है 70 डिग्री। और हम देखेंगे बी और सी के बीच में कितना है, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, बी और सी के बीच में एंगल कितना दे रखा है आपको 150 डिग्री। तो देखो अब आप यहाँ पे इसे कैसे शो करोगे, देखो बी ऐसे दे रखा है तो हेड टू हेड जुड़ा हुआ है, हम टेल टू टेल जोड़ेंगे। अब बी ऐसा है सी ऐसा है, अगर मैं सी को उठाकर यहां पर शिफ्ट कर दूं, क्योंकि मुझे देखो इसका मैग्नीट्यूड सेम रखना है और डायरेक्शन भी सेम रखनी है, सी किधर को जा रहा है नीचे को, तो यहां से अगर मैं टेल से जोड़ूं तो हमें पता है बी और सी के बीच का एंगल कितना दे रखा है 150 डिग्री। तो जो बी और सी है, बी और सी जो है इसके बीच का जो एंगल है वो कितना आएगा 150 डिग्री। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं बी और सी के बीच का एंगल 150 डिग्री। अब ये 70 है तो ये कितना हो जाएगा 80 डिग्री, यानी कि हमें यहां से पता चल गया कि ए और सी के बीच का एंगल क्या आएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर दो वेक्टर्स को टेल टू टेल कनेक्ट कर रहे हो तो सभी वेक्टर्स को टेल टू टेल कनेक्ट करो और इजीली आप एंगल पता कर सकते हो। अब हमें बी और सी के बीच का एंगल पता चल गया 150 डिग्री, और यहीं से जब हमने बी और सी के बीच का एंगल देखा 150 डिग्री, तो यहां से हमें पता चला कि ए और सी के बीच का एंगल कितना है 80 डिग्री, क्योंकि हमने सी वेक्टर को यहां से उठाया और यहां पर रख दिया, डायरेक्शन भी सेम मैग्नीट्यूड भी सेम, तो सभी को हम इस तरह से पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। अब कौन सा वेक्टर बचा है हमारे पास, डी वेक्टर। अब डी वेक्टर को देखते हैं। अब देखो डी वेक्टर और सी वेक्टर ये दोनों हेड टू टेल जुड़े हुए हैं, डी वेक्टर का जो हेड है और सी वेक्टर की टेल है वो आपस में कनेक्टेड है। तो अगर मैं डी वेक्टर को ऐसे शिफ्ट कर दूं, डी वेक्टर को आगे शिफ्ट कर दूं, तो ये 70 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 110 डिग्री, यानी कि डी और सी के बीच में अगर यहां पर देखोगे आप तो ये है हमारे पास सी वेक्टर और ये हमारे पास क्या दे रखा है डी वेक्टर। देखो पैरेलल शिफ्टिंग कर सकते हैं ना, डी वेक्टर को ऐसे बना लो, सी वेक्टर को ऐसे बना लो, और दोनों के बीच का एंगल हमें कितना दे रखा था 70 डिग्री। अब डी वेक्टर को मैं यहां से उठा के यहां शिफ्ट कर सकता हूं, क्योंकि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम रहनी चाहिए, शिफ्ट तो आप कहीं भी
कर सकते हो। अब जैसे ही मैं इसे शिफ्ट करूंगा तो अब डी वेक्टर को यहां ड्रॉ करूंगा। अब देखो, अब दोनों की टेल टू टेल कनेक्टेड है, डी और सी की टेल टू टेल कनेक्टेड है, और दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? अब लाइन का एंगल होता है 180 डिग्री, अब ये 70 डिग्री है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना आ गया? 110 डिग्री, तो मिला के हो जाएगा 180 डिग्री। अब हमें सी तो दे रखा है, अब हमें दोनों के बीच में 110 डिग्री पे क्या बनाना है? डी वेक्टर। तो देखो, ये पूरा एंगल 150 डिग्री है, तो 110 डिग्री उससे कम ही होगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा डी वेक्टर। देखो डी वेक्टर ये रहा, इसी डी वेक्टर को उठा के मैंने यहां पर ले आया, इस डी वेक्टर को उठा के मैं यहां पर ले आया, तो ये हमारे पास हो गया डी वेक्टर। और डी वेक्टर का एंगल हमारे पास कितना आ गया? 110 डिग्री, क्योंकि सी और डी के बीच का एंगल कितना है? 110 डिग्री। तो देखो सी एंगल ये रहा और डी वेक्टर ये रहा, दोनों के बीच का एंगल कितना है? 110 डिग्री। अब 110 डिग्री है, इस तरह से आप लिख सकते हो किसके बीच में कितना एंगल आएगा, और इजीली हर वेक्टर के बीच का एंगल आप फाइंड कर सकते हो। तो बस आपको ये याद रखना है, वेक्टर्स चाहे किसी भी ओरिएंटेशन में दिए हैं, आप उसे पैरेलली शिफ्ट करके टेल टू टेल कनेक्ट करो, और उनके बीच में जो भी एंगल बनता है उसे आप कहोगे एंगल बिटवीन वेक्टर्स। तो होप सो आपको समझ में आ गया होगा एंगल बिटवीन वेक्टर्स को कैसे फाइंड करते हैं। तो यहां पर आप लिख सकते हो एंगल बिटवीन डी वेक्टर एंड सी वेक्टर इज इक्वल टू 110 डिग्री। हमें दोनों के बीच का एंगल पता चल गया 110 डिग्री। अब ये अगर 80 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा हमारे पास? स्मॉलर एंगल। तो यानी ए और सी के बीच का एंगल तो हमें पता है 80 डिग्री है, तो हमने लिखा है यहाँ पर, तो हम एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड सी वेक्टर भी लिख देंगे। हमारे पास कितना है? 80 डिग्री। अब ये 80 है, तो ये कितना होगा हमारे पास? 30 डिग्री। क्यों होगा 30 डिग्री? क्योंकि ये 110 है, 110 में से 80 गया तो कितना बचा? 30। तो हम कह सकते हैं डी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? 30 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं डी वेक्टर एंड ए वेक्टर इज इक्वल टू 30 डिग्री। इस तरीके से हमने सभी वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड कर लिया टेल टू टेल कनेक्ट करके पैरेलल शिफ्टिंग के कारण। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, किसी भी वेक्टर को आप पैरेलली आराम से शिफ्ट कर सकते हो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर आसानी से आ जाता है। तो ये तो हमने पढ़ा कि वेक्टर्स को हम किस तरह से पैरेलली शिफ्ट करते थे और किस तरह से उनके बीच का एंगल फाइंड करते थे। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अब मैं आपको बोलूं कोई भी दो वेक्टर को ऐड करो, उसका मतलब क्या होता है? उसका सिंपल सा मतलब ये है कि मान लो एक आदमी पॉइंट पे खड़ा है, एक आदमी किसी पॉइंट पे खड़ा है। अब मान लो मैं आगे को गया इस डायरेक्शन में, अब आगे को गया और कितना गया, तो ये मैग्नीट्यूड है इसकी लेंथ, और डायरेक्शन बता रहा है हमें एरो। अब मान लो मैं यहां से यहां गया, अब इस पॉइंट पे पहुंचा, अब इस पॉइंट से सपोज करो मैं किसी एंगल पर फिर मूव कर गया, तो इसे मैं कहूंगा ए वेक्टर और इसे मैं कहूंगा बी वेक्टर। मतलब मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे गया ए वेक्टर, फिर दूसरे पॉइंट से तीसरे पॉइंट पर गया बी वेक्टर। दोनों की डायरेक्शन अलग थी, दोनों का मैग्नीट्यूड अलग था, सेम भी हो सकता है अलग भी हो सकता है, पर फिलहाल हम किसी अलग डायरेक्शन में देख रहे हैं। अब इस तरह से जब दोनों जाएंगे तो ओवरऑल टोटल अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? तो मैं यहां से चला था और पहुंचा कहां पे? यहां पे। तो इन दोनों का रिजल्टेंट हमें ये मिलेगा। तो हम कह सकते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू रिजल्टेंट। तो किसी भी दो वेक्टर को जब हम ऐड करते हैं तो उनको हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे कि पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर की टेल के साथ कनेक्ट करेंगे, पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर की टेल के साथ कनेक्ट करेंगे, और जो दूसरे वेक्टर का हेड है उसे पहले वेक्टर की टेल के साथ कनेक्ट करेंगे। तो दूसरे वेक्टर का हेड अगर पहले के टेल के साथ कनेक्ट करेंगे तो जो भी वेक्टर मिलेगा उसे हम कहेंगे रिजल्टेंट, और उसकी वैल्यू होगी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर।
आप सिंपल ये समझो, आप यहाँ से यहाँ चले और यहाँ से यहाँ चले, तो अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए तो आप कहाँ से कहाँ चले, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, समझ गए। तो इसी को हम बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, कि हमें वेक्टर्स को इस तरह से अरेंज करना है कि एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल पे हो और दूसरे वेक्टर का हेड पहले वेक्टर की टेल पे हो। तो ये जो हमारे पास वेक्टर बनता है इसी को हम बोलते हैं रिजल्टेंट। अब आप बोलोगे सर ये तो रिजल्टेंट है, इसकी वैल्यू कैसे पता करेंगे, हमें कैसे पता करेंगे कि इसकी तो आपने लिखने को लिख दिया वेक्टर फॉर्म में, पर न्यूमेरिकली हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा। तो चलिए डिराइव करते हैं इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कि किस तरह से दो वेक्टर्स को हम ऐड कर सकते हैं। तो इसको समझते हैं। तो मान लो यहां से यहां तक हम गए ए वेक्टर और यहां से यहां हम गए बी वेक्टर, तो टोटल हम जितना गए उसे हम बोलेंगे रिजल्टेंट वेक्टर, उसे हम क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या है। अब मैं आपको बता चुका हूं किसी भी वेक्टर को हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हेड और टेल कनेक्टेड है, अगर मैं ए वेक्टर को उठा के यहाँ रख दूं, पैरेलली शिफ्ट कर दूं, तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। तो मैंने इसकी लेंथ मेजर करी और यहाँ रख दिया और डायरेक्शन भी बनाई इसकी सेम। तो ये ए वेक्टर है, तो ये भी क्या होगा हमारे पास ए वेक्टर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने बताया मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। अब देखो दोनों टेल टू टेल कनेक्ट है, तो जो भी इन दोनों के बीच का एंगल होगा उसे हम बोलेंगे थीटा, उसे हम क्या बोलेंगे, थीटा। अब ये तो है हो गया हमारे पास थीटा एंगल। अब ये अगर हमारे पास थीटा एंगल है और ये बी है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा बी, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा हमारे पास ए। अब हमने ए वेक्टर को यहां से यहां शिफ्ट किया, तो हमें पता है कि ये अगर इसका मैग्नीट्यूड बी है, इसका मैग्नीट्यूड अगर बी है और अगर इसका मैग्नीट्यूड ए है, अब हमें तो परपेंडिकुलर अगर हमें ट्रायंगल दिया हो 90 डिग्री वाला राइट एंगल ट्रायंगल, तो हम इजीली किसी भी चीज की वैल्यू पता कर सकते हैं। अब देखो ये तो हमारे पास साइड बी है, तो इस साइड की वैल्यू क्या होगी। अब आपको पता है ये है हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी दे रखी है बी, और बेस की वैल्यू हमें नहीं पता, और परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें नहीं पता। अब मान लो इस ट्रायंगल को मैं नाम दे देता हूं पी क्यू आर। अब पी क्यू आर ट्रायंगल का नाम देंगे तो हमें पता है साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर कितना है क्यू आर और हाइपोटेन्यूज कितना है क्यू पी, तो आप लिख सकते हो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है क्यू आर अपॉन क्यू पी। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्यू आर थी और क्यू पी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं बी, क्योंकि बी वेक्टर है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है बी, मतलब इसकी लेंथ कितनी है बी, तो अपॉन बी इज इक्वल टू साइन थीटा। तो इस तरह से हमें पता चला कि परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी बी साइन थीटा, यानी कि ये साइड हमारे पास हो जाएगी बी साइन थीटा। अब नीचे वाली साइड देखते हैं, नीचे वाली साइड की वैल्यू क्या आएगी, अगर ये बी है तो ये तो क्या होगा बेस, यानी हाइपोटेन्यूज तो हमें पता लग गया। अब कॉस थीटा की वैल्यू देखोगे तो वो क्या होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है पी आर और हाइपोटेन्यूज कितना है क्यू आर। अब बेस की वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है बी, क्योंकि ये बी वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होता था बी, तो आप लिख दोगे पी आर अपॉन बी, तो आप लिखोगे पी आर इज इक्वल टू बी कॉस थीटा। तो इस वाले साइड की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी बी कॉस थीटा और इस वाले साइड की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास बी साइन थीटा। अब हमें किसकी लेंथ पता करनी थी, हमें पता करनी थी रिजल्टेंट की लेंथ कितनी होगी। तो आप देख सकते हो इस साइड की टोटल लेंथ कितनी है बी साइन थीटा और इस साइड की टोटल लेंथ कितनी है ए प्लस बी कॉस थीटा। यानी आप लिख सकते हो आपके पास जो ट्रायंगल बना, अब इस साइड की वैल्यू क्या थी बी साइन थीटा और यहाँ पर यहाँ से यहाँ की वैल्यू ये ए वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा ए, और इसकी वैल्यू हमने फाइंड करी है कितनी बी कॉस थीटा।
तो यहां पर हम लिख देंगे a प्लस b cos थीटा। तो परपेंडिकुलर हो गया b sin थीटा और बेस हो गया a प्लस b cos थीटा, और हाइपोटेन्यूज हो गया हमारे पास रिजल्टेंट। हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या हो गया? रिजल्टेंट। तो आप लिख सकते हो रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो जब इसकी वैल्यू आप देखोगे तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर कर दोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। इतना समझ गए? अब यहां से देखो बी स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे हम, यहां से बी स्क्वायर को क्या ले लेंगे? कॉमन। तो हमारे पास क्या टर्म बनेगी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। और इतना हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती थी? 1। तो हमारे पास रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है उसकी वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यानी कि जो भी हमारे पास रिजल्टेंट आएगा उसकी वैल्यू हम इजीली फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। अब ये डेरिवेशन बस समझाने के लिए थी। अगर किसी को डेरिवेशन पार्ट सही नहीं लगता है तो इसकी आपको इतनी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आपको बस ये रिजल्टेंट याद करना है कि किसी भी दो वेक्टर को अगर हम ऐड करते हैं, किसी भी दो वेक्टर को अगर हम ऐड करते हैं तो उसके रिजल्टेंट की वैल्यू होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, जहां पर थीटा क्या है? एंगल बिटवीन ए एंड बी। हम लिख सकते हैं थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो ये मैंने आपको डेरिवेशन करवा दी कि किस तरह से दो वेक्टर्स को हम ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट की वैल्यू क्या आएगी। अब आप समझ गए होंगे कि कोई भी दो वेक्टर्स हैं उनकी रिजल्टेंट क्या आएगी। तो इसको थोड़ा सा नीटली एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास था ए, ये हमारे पास था बी, ये हमारे पास था रिजल्टेंट, ये हमारे पास था एंगल थीटा, ये हमारे पास साइड थी बी साइन थीटा और ये साइड हमारे पास थी बी कॉस थीटा। ये साइड हमारे पास क्या थी? बी कॉस थीटा। अब एक चीज आप और यहां से याद कर सकते हो कि कोई भी राइट एंगल अगर ट्राइंगल है, कोई भी अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर हमें यहाँ पर हाइपोटेन्यूज दे रखा है तो जो बेस होगा, बेस की वैल्यू होगी h cos थीटा, हाइपोटेन्यूज का cos थीटा, और परपेंडिकुलर की वैल्यू होगी हाइपोटेन्यूज का sin थीटा। ये आपको आगे भी हर जगह काम आएगा, ये आपको आगे भी बहुत जगह पे यूज हो सकता है। तो इसको आप लोग जरूर याद कर लें क्योंकि आपको बार बार कैलकुलेशन ना करनी पड़े। तो जो भी हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज अगर एंगल के साथ है तो cos थीटा, एंगल से दूर है तो sin थीटा। बस इतना आपको याद रखना है। अब हमें पता है ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर था, हमने दोनों को इस तरह से ड्रॉ कर लिया। अब मुझे अगर कोई बोले कि रिजल्टेंट और ए वेक्टर के बीच का एंगल, इसे थीटा बोलते हैं, तो मान लो इस एंगल को हम फाई मान लेते हैं। अब मुझसे कोई पूछे कि एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड ए वेक्टर और रिजल्टेंट के बीच का एंगल क्या होगा। अब आप देख सकते हो ए वेक्टर की टेल और रिजल्टेंट की टेल एक साथ है, टेल टू टेल कनेक्टेड है, तो दोनों के बीच का जो भी एंगल होगा उसकी वैल्यू कैसे पता करोगे। अब तो बहुत आसान है। देखो अगर आप ये ट्राइंगल देखो तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, आपको इसका परपेंडिकुलर भी पता है, आपको इसका बेस भी पता है, तो आप लिख सकते हो कि tan फाई की वैल्यू क्या होगी? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है? b sin थीटा अपॉन बेस कितना है हमारे पास? a प्लस b cos थीटा।
तो ये रिजल्ट भी आपको याद करना है। अब आपको दो रिजल्ट याद करने हैं। एक तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मैं यहाँ पर लिख देता हूं। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। कोई भी दो वेक्टर को ऐड करोगे तो मैग्नीट्यूड हमारे पास यहाँ से आ जाएगा और डायरेक्शन हमारे पास यहाँ से आ जाएगी। तो हम यहाँ पे एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड ए फाइंड कर सकते हैं। इस तरह से आप किसी भी दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकाल सकते हो और उनके बीच का एंगल भी आप इजीली फाइंड कर सकते हो। तो जो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम आपको इसके आगे पढ़ाएंगे। तो इस लेक्चर में अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में जरूर पूछिए और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।